क्या आपने सोचा है कि ये हंसता बसता लाहौर शहर, जिसके बारे में कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं, कभी जुल्म की दास्तां हुआ करता था। ये शहर जो कि पंजाब का दिल कहलाता है, इसके ऊपर बहुत सारे सियासी ताकतों का जबर हुआ करता था, कभी अफगान और कभी भंगी सरदार। वो इसके ऊपर काबिज थे, जिसका दिल करता था वो जुल्मों सितम करके इस लाहौर शहर को लूट लेता था। 1799 में मुगलिया सल्तनत अंग्रेजों की साजिशों का पूरी तरह शिकार हो चुकी थी। उस वक्त में मुगलिया सल्तनत का प्रैक्टिकली जो जोर है वो टूट चुका था और बहुत हद तक ये गिर चुकी थी। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 जुलाई 1799 को एक 19 साल का सिपा सालार 50,000 खालसा नौजवानों को साथ लेता है, सिपाहियों के साथ वो हमला करता है और बहुत ही कम अरसे में लाहौर शहर को फतह कर लेता है। फतह करने के बाद ये भंगी सरदारों से लाहौर की जान छुड़वा देता है। कौन था ये कम उम्र सिपा सालार जिसने उस टाइम के सालों से काबिज भंगी सरदार और अफगानियों से लाहौर शहर की जान छुड़वा दी? क्या था इसका विजन? किस तरह उस शहर को उसने बुनियाद बनाया और बहुत बड़ी सिख एम्पायर में बदल कर रख दिया? इस सिपा सालार का नाम था राजा रणजीत सिंह, जिसका ताल्लुक था गुजरावाला से, और ये बहुत विटी था, जिसने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत बहुत ही कम अरसे में लाहौर शहर को फतह कर लिया। रणजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में एक सिख फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद महान सिंह जो कि सकरचकिया मिसल के लीडर थे और ये मिसल पूरे पंजाब के अंदर मशहूर थी। 1792 के अंदर महान सिंह की वफात हो जाती है और सारी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रणजीत सिंह के पास आ जाती है। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब मिसल की लीडरशिप की जिम्मेदारियां रणजीत सिंह पर आती हैं तो उस वक्त इनकी मिसल जो है वो बड़े बुरे हालात से गुजर रही थी। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुके और किसी चीज से घबराए नहीं, बल्कि इन्होंने अपना सिपाहियाना सलाहियतों के ऊपर बहुत काम किया और लीडरशिप अपनी क्वालिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम भी किया। इस तरह इन्होंने बहुत सारी स्किल्स अपने में अंदर डेवलप की। अब इन्होंने किया क्या कि आहिस्ता आहिस्ता गुजरावाला के इर्द गिर्द के जो इनके दुश्मन भी थे उनके ऊपर हमला करके उनको फतह कर लिया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ भी मिला लिया। और गुजरावाला के इलाका के अंदर लोगों के दिलों में, बल्कि दुश्मनों के दिलों के अंदर इन्होंने अपनी एक धाक बिठा दी और जिनको पता था कि अब मिस्र के अंदर कोई ऐसा लीडर आ चुका है कि जो बहुत ताकतवर आइंदा आने वाले दिनों में बनेगा। अब रणजीत सिंह जी का ऐसा ही नहीं था कि वो यहीं तक रुकना चाहते थे, बल्कि उनका ख्वाब था एक बहुत बड़ा पंजाब बनाना, और इसी ख्वाब को लेते हुए वो आगे बढ़े और लाहौर को जाकर इन्होंने फतह किया। लाहौर को फतह करने के बाद उन्होंने एक निजाम के ऊपर भी बहुत तवज्जो दी। इस निजाम के अंदर उन्होंने इंसाफ का निजाम खड़ा किया और बहुत सारे तामीराती काम करवाए। लोगों के दिलों के अंदर राज करने के लिए इन्होंने मजीद उनके जो मस्जिदों मंदिरों के अंदर मुरम्मत के काम के ऊपर खास तवज्जो दी। रणजीत सिंह ने अपना दरबार लाहौर में बनाया और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था जहां से ये हुक्म जारी करते थे और जहां जहां तक इनकी हुकूमत थी वहां उन इलाकों को यहां से कंट्रोल किया जाता था। अपने दरबार के अंदर जो इन्होंने अफसर तैनात किए थे वो मुसलमान भी थे, सिख भी थे और हिंदू भी थे। इससे पता चलता है कि इनकी जो सियासत थी वो एक सेकुलर सियासत थी और ये एक निजाम लाना चाह रहे थे जो बड़ा इंसाफ वाला हो और बड़ा इक्वल निजाम हो ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो सके। रणजीत सिंह ने लाहौर को फतह करने के बाद अब अपना फोकस जो है वो अमृतसर की तरफ करना शुरू किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम था, यानी हरमंदिर साहिब जो कि आजकल गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, वहां का जो इलाका है ये अपने सल्तनत के अंदर लाना चाहते थे। वो इसलिए करना चाह रहे थे कि जो सिख कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ा सेक्रेड मुकाम है और रिलीजियसली एक अकीदा इसके साथ रखा जाता है। तो ये चाहते थे कि
मैं इसको अपने निजाम के अंदर लेके आऊं। उस टाइम के अंदर रामगढ़िया मिस्र में ये आता था गोल्डन टेंपल। जिस तरह भी हो सके इनको अब गोल्डन टेंपल लेना था, तो इसी तरह इन्होंने अपनी खालसा फौज को लेकर गए और रामगढ़िया जो कि तैयार भी थे जंग के लिए और बड़ी अच्छी तरह वो ये समझते थे कि हमारा डिफेंस सिस्टम तो बहुत अच्छा है और हमें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन रणजीत सिंह की स्ट्रेटेजी के आगे वो टिक ना सके और उन्होंने इस इलाके को भी फतह करके इसकी एनेक्सेशन कर ली और अपने इलाके के अंदर इसको ले आए। हरबंदीद साहिब जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मकाम था और सिख कम्युनिटी की इसके साथ बहुत ज्यादा एफिलिएशन थी, इसीलिए रणजीत सिंह ने इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया और इस पर जो सोना चढ़ाया गया, इसीलिए इस जगह को गोल्डन टेंपल का नाम भी दिया गया। इन्होंने पंजाब के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। अब जो महाराजा रणजीत सिंह का एक ख्वाब तो वो था एक मुत्तहिद पंजाब। सिख एम्पायर या मुत्तहिद पंजाब का ख्वाब पूरा करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत अहम और बहुत बड़े बड़े फैसले किए। अब फैसलों में एक अहम फैसला ये शामिल था कि वो ये चाहते थे कि सारी मिसलों और सारी कौमों को आपस में मिला दिया जाए और एक इलाका बना दिया जाए। इससे पंजाब की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कोई छोटी बात तो थी नहीं, लेकिन लाहौर और अमृतसर की फतह के बाद इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसी कॉन्फिडेंस के तहत 1805 के अंदर इन्होंने कांगड़ा और पठानकोट के इलाकों पर हमला करके उसको भी फतह कर लिया। अब ये इलाके बड़े अहम थे क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा जंगलात थे और पंजाब के लिए ये बहुत अहम इलाके माने जाते थे। ये सारी फतवात करने के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेकुलर सोसाइटी या सेकुलर पॉलिटिक्स को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। वो निजाम को बहुत सेकुलर तरीके से लेकर चल रहे थे, यानी मजहबी लिहाज से देखा जाए या पॉलिटिकली देखा जाए तो उन्होंने लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस दिया। 1808 से ऑनवर्ड इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे हमले करके यानी मुल्तान और कश्मीर तक को अपने कब्जे में कर लिया, उसको भी फतह करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इसी तरह 1823 को अगर देखा जाए तो इन्होंने पेशावर और फ्रंटियर को भी अपने इलाके के अंदर शामिल कर लिया। अब ये बहुत बड़ी सल्तनत कायम हो चुकी थी, लेकिन अगर देखा जाए पेशावर और फ्रंटियर को जब फतह किया तो ये एक दाखिली रास्ता था अफगानिस्तान का और इसको फतह करने के बाद इनके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा मजबूत हो गए और इनकी जो ग्रिप है अपनी सल्तनत के ऊपर वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। इन सारे इलाकों को फतह करने के साथ साथ इन्होंने तामीराती कामों के ऊपर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी। इसी तरह अगर देखा जाए तो इरिगेशन के सिस्टम को इन्होंने मजीद इंप्रूव किया, मंदिरों मस्जिदों की मुरम्मत का काम भी किया और बादशाही मस्जिद की मुरम्मत पे खास तवज्जो दी। इनको बड़ी अच्छी तरह ये मालूम था कि जो लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत को मजबूत करते जा रहे थे, क्योंकि इलाका तो आप फतह कर सकते हैं लेकिन दिलों को फतह करने के लिए आपको एक अच्छा निजाम लाना पड़ता है और उसके लिए महाराजा रणजीत सिंह ने एक सेकुलर पॉलिटिकल अप्रोच ली जिससे बहुत सारे लोगों के दिलों को इन्होंने जीता भी। महाराजा रणजीत सिंह का जो दरबार था वो भी शानदार था और ये भी काबिल जिक्र है, यानी इनके पास तख्ते ताउस भी था और महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहे नूर भी था। जी हाँ, ये वही कोहे नूर है जो आजकल वो बर्तानिया के अंदर पाया जाता है और बाद में गोरे ले गए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोहे नूर था पहले मुगलिया बादशाहों के पास, ये कोहे नूर बाबर के पास भी रहा, शाहजहां के पास भी रहा और उसके बाद अहमद शाह दुरानी के पास चला गया। अहमद शाह जो दुरानी बड़ा ताकतवर था काबुल में उस दौर के अंदर, लेकिन उसके बाद अहमद शाह दुरानी के पोते शाह शुजा दुरानी के पास ये आ गया। अब हुआ क्या कि शाह शुजा को पनाह लेनी पड़ गई और मदद के लिए वो रणजीत सिंह के पास आया और आके मदद मांगी। इन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें पनाह दूंगा, मदद दूंगा, लेकिन इसके बदले उन्होंने कोहे नूर की तलब की और कोहे नूर ले लिया। उसके बाद कोई और चारा था नहीं। कोहे नूर इटसेल्फ एक ताकत का सिंबल था और महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में कोहे नूर का होने का मतलब ये था कि इस इलाके के अंदर इससे बड़ा कोई महाराजा नहीं है या कोई बादशाह नहीं है जो इसको चैलेंज कर सके। तो ये एक ताकत का सिंबल समझा जाता था जो आज कल बर्तानिया के पास है। पता नहीं ये कितनी देर उनके पास रहता है, ये अगला क्वेश्चन है। क्योंकि इनकी आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होना शुरू हो गई तो इनको जो इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने लाहौर महल के अंदर अपना बहुत ज्यादा जिंदगी का आखिरी हिस्सा जो है वहीं पे गुजारा। 27 जून 1839 को ये इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने ख्वाब के साथ जो ये पैदा हुए थे वो ख्वाब को पूरा करके गए। इनके जाने के बाद सिख सल्तनत को बहुत सारे चैलेंजेस
चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो बाकी तो हिस्ट्री है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने जो ख्वाब था उसको पूरा किस तरह किया, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। ये ना सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए बल्कि इंसानियत के लिए अगर कोई लीडरशिप पढ़ना चाहता है या कोई ये इंस्पिरेशन लेना चाहता है तो महाराजा रणजीत सिंह की जिंदगी को बिल्कुल देखा जा सकता है। आपको इस हवाले से क्या लगता है कि क्या इनकी जो वॉर स्ट्रेटेजीज थी या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज थी कौन सी ज्यादा ताकतवर थी, या आपको इनकी पर्सनालिटी का कौन सा हिस्सा इंस्पायर करता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।